हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम दिल का क्या कसूर एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 15वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रणविजय ने अपनी आंखें छोटी कर पूछा, तुम सच कह रही हो? वो तुम्हारी किसी पड़ोस की बच्ची है? क्योंकि अगर मुझे पता चला ना कि तुमने मुझसे कुछ छुपाया है श्री, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रणविजय की वार्निंग से श्री थोड़ी सी सहम गई, लेकिन फिर से अपने एक्सप्रेशन छुपाते हुए बोली, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुमसे झूठ बोलने की, और मुझे साथ जाने का हक तुम कब का खो चुके हो। अब तुम्हें जवाब मिल गया ना, तो जाओ यहाँ से। रणविजय ने स्त्री के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर करते हुए कहा, वो तो जवाब था, लेकिन अपनी बीवी के पास मुझे कितना रुकना है, कब तक रुकना है, ये मैं खुद तय करूँगा ना। तो मैं तो आज फिलहाल यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अब श्री को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो रणविजय पर जोर से चिल्लाए, लेकिन ऐसा करने से उसकी आवाज़ रूम के बाहर तक जा सकती थी और उसके माँ बाप की नींद भी खुल सकती थी, और उसके रूम के बगल में ही सो रही शिवी तक अगर उसकी आवाज़ पहुँचती और उसकी नींद खुल जाती, और अगर वो यहाँ आ जाती, फिर तो श्री इस बात का क्या जवाब देती कि इतनी रात को किसी पड़ोसी की बेटी हमारे घर क्या कर रही है। इसलिए उसने जितना हो सकता था अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा, देखो रणविजय, मुझे परेशान करना बंद कर दो। तुम क्यों बार बार जिद कर रहे हो? और वैसे भी तुम तो मेरी बहन शिवांगी से प्यार करते थे ना, तो क्या हुआ, तुम्हारा प्यार खत्म हो गया? श्री की बात सुनकर रणविजय के फेस के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हुए। फिर उसने श्री को पलटकर अपने ऊपर करते हुए कहा, शिवांगी, मेरा पास्ट थी श्री, लेकिन तुम मेरा प्रेजेंट हो, और आज सच यही है कि तुम श्री रणविजय चौहान हो, और मैं नहीं जानता, लेकिन ये सच है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने कितना एफर्ट लगाया है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ, और तुम मुझे मिली तो कहाँ, यहाँ मसूरी में। अब जिद करना छोड़ो और मेरे साथ वापस मुंबई चलो और मेरी बीवी बनकर रहो। श्री का तो अब सर दर्द होने लगा था कि वो रणविजय को कैसे समझाए। वो परेशान हो चुकी थी रणविजय की जिद देखकर। रणविजय ने उसका चेहरा अपने सीने से लगाते हुए कहा, गुस्सा छोड़ दो श्री, जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, और वैसे भी मुझसे 5 साल दूर रहकर तुमने मुझे सज़ा दी तो थी ना। तुम्हें नहीं लगता कि मैं अब इससे ज़्यादा सज़ा डिजर्व नहीं करता हूँ? रणविजय के ऐसे सीने से लगाने से श्री कुछ देर के लिए इमोशनल हो गई। हालांकि वो रणविजय पर गुस्सा कर रही थी, उससे बार बार कह रही थी कि उसे उसके साथ नहीं जाना है, और वो उसके साथ नहीं जाना चाहती है, लेकिन श्री के दिल का हाल तो श्री ही जानती थी कि जब उसने रणविजय का घर छोड़ा था, उस वक्त उसे अपने दिल में कितना दर्द महसूस हुआ था रणविजय से दूर जाने का, और आज तक वो रणविजय को भूल नहीं पाई थी। श्री वापस से उठने वाली थी। रणविजय ने उसे थोड़ा डराते हुए कहा, अब कुछ मत बोलना श्री, वरना मैं तुम्हारी बोलती अच्छे से बंद कर दूंगा। श्री ने रणविजय के सीने पर रखे हुए ही कहा, तुम्हें और आता ही क्या है, हमेशा मेरे मुंह बंद करना। ये सुनकर रणविजय की फेस पर स्माइल आ गई। उसने झटके से श्री को नीचे पलटा और उसके ऊपर आते हुए कहा, सही कहा, मुझे यही आता है और आज मैं यही करूँगा। श्री कुछ कहते उससे पहले ही रणविजय ने श्री की होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे बड़े प्यार से किस करने लगा। ऐसा नहीं था कि रणविजय पहले कभी भी श्री के करीब नहीं आया था, लेकिन श्री ही जानती थी कि रणविजय जब भी उसके करीब आया था, उसने उसे दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया था। ये पहली बार था जब रणविजय उसे इतनी प्यार से किस कर रहा था। उसे तो उस एहसास के बारे में पता ही नहीं था, इसलिए कुछ पल के लिए तो श्री रणविजय के एहसास में खो गई और अपनी मुलायम उंगलियों से रणविजय के बालों को सहलाने लगी। श्री की हरकत महसूस कर रणविजय जो उसे किस किए जा रहा था, उसके होठों पर स्माइल आ गई। उसने अपना एक हाथ श्री की गर्दन पर हल्के से फिराते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ ले गया। रणविजय की इस हरकत को महसूस कर श्री जैसे अपने होश में आई हो, और वो फिर से रणविजय को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। पर रणविजय अब कहाँ उससे दूर होने वाला था। उसका एक हाथ जिसने श्री के चेहरे को कसकर पकड़ा हुआ था, और दूसरा हाथ जो नीचे की तरफ फिसलते हुए और उसकी कमर पर आकर रुक गया। उसने श्री की कुर्ती के अंदर से उसकी सॉफ्ट नाजुक सी कमर को सहलाना शुरू कर दिया। इतने सालों बाद श्री के करीब आकर रणविजय खुद को बहकने से रोक नहीं पाया।
वो अब और भी ज़्यादा मदहोश होने लगा था। श्री समझ गई कि अगर उसने रणविजय को अभी नहीं रोका तो वो बाद में उसे रोक नहीं पाएगी। इसलिए उसने कसकर रणविजय के निचले होंठ को जोर से बाइट किया, जिससे रणविजय उसे किस करते हुए कुछ पल के लिए रुका, लेकिन उससे दूर नहीं हुआ। श्री की इस हरकत पर रणविजय ने अब उसे और भी ज़्यादा एग्रेसिव होकर किस करना शुरू कर दिया, जिससे श्री की हालत खराब होने लगी। कुछ देर तक श्री उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिरकार उसने भी हार मान ली। अब रणविजय उसके होठों को छोड़कर उसकी नेक को किस करने लगा। उसकी सॉफ्ट सी नेक पर धीरे धीरे अपने होठों को फेर रहा था, जिससे श्री को अपनी बॉडी में एक अलग ही तरह की गुदगुदी का एहसास हो रहा था। वो बड़ी मुश्किल से बोल पाई, रणविजय प्लीज़ छोड़ दो मुझे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। रणविजय ने श्री की नेक पर किस करते हुए ही कहा, इतने सालों तक तो छोड़ ही रखा था ना, तो क्या अब भी दूर हो जाऊं? तुमसे बीवी हो मेरी, हक बनता है तुम पर। श्री रणविजय की हरकत से परेशान होने लगी, इसलिए उसने थोड़े रूंधे गले से कहा, तो हमको जीतो ना, हक इस तरह से ज़बरदस्ती हासिल नहीं किए जाते। तुम्हारे लिए मेरी मर्जी ना पहले कभी मायने रखती थी और ना ही आज मायने रखती है। तुम तब भी मेरे साथ ज़बरदस्ती करते थे और आज भी कर रहे हो। श्री की बात सुनकर रणविजय एकदम से रुक गया। उसने अपना चेहरा उठाकर श्री की तरफ देखा। श्री की आंखों में आंसू नजर आ रहे थे, जो उनकी आंखों के किनारे बह रहे थे। रणविजय ने प्यार से श्री के गालों को सहलाते हुए कहा, तो तुम चाहती हो कि इस बार मैं तुम्हारी मर्जी का ख्याल रखूं, है ना? श्री ने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया तो रणविजय ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार जगाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ मुंबई नहीं जाओगी। तुम मेरे साथ मुंबई ज़रूर जाओगी और उसके बाद मैं अपना हक इस बार प्यार से हासिल करूंगा, ना कि ज़बरदस्ती से। कहकर रणविजय ने अपने होंठ श्री की फॉरहेड पर रखे, जिस वजह से श्री ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। रणविजय ने श्री के होठों को चूमते हुए कहा, बस कुछ दिन और फिर तुम मेरे साथ ही रहोगी। उसने श्री को ऐसे ही छोड़ा और उसके ऊपर से उठ गया। रणविजय का बिल्कुल भी दिल नहीं था श्री को छोड़कर जाने का, लेकिन आज उसे श्री की आवाज़ में छिपा हुआ दर्द जैसे बेचैन कर गया था, इसलिए वो वहाँ से चला गया। श्री काफ़ी देर तक ऐसे ही लेटी आंसू बहाती रही। उसके कपड़े पूरी तरह से बिखरे हुए थे। उसने कुशन को अपने सीने से लगाया और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसे ही रोते हुए कब वो नींद की आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। वहीं रणविजय काफ़ी देर रात कॉटेज में वापस आया था। उसका दिल तो अभी भी श्री के पास ही था, लेकिन उसने भी तय कर लिया था कि वो श्री को अपने साथ मुंबई वापस लेकर ही जाएगा। वहीं दूसरी तरफ निकू अपने रूम में फर्श पर सो रही थी। सुबह की धूप जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, वो अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। दरअसल निकू को बेड पर सोने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। उसे नीचे फर्श पर ही बिस्तर लगाकर सोने की आदत थी, इसलिए उसने बेडशीट को फर्श पर ही बिछा लिया और ब्लैंकेट लेकर नीचे सो गई। अपनी चाची के घर में निकू कभी भी बेड पर नहीं सोई थी। जब से उसकी माँ की डेथ हुई थी, तब से निकू एक स्टोर रूम में फर्श पर ही बिस्तर लगाकर सोया करती थी। इसलिए रात भर वो बिस्तर पर करवट बदलती रही, लेकिन जब उसे नींद नहीं आई तो वो उठकर फर्श पर ही आ गई। अंगड़ाइयाँ लेकर निकू खड़ी हुई और उसने सबसे पहले अपने बिस्तर को समेटकर साइड में रखा और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई। इस वक्त उसने एक हरे रंग का अनारकली सूट पहना हुआ था, जिसमें निकू बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो मिरर में खुद को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। ये कपड़े कितने प्यारे हैं ना तरुण जी, बहुत अच्छे हैं, मुझे इतने अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाए, कहकर निकू घूम घूम कर अपने अनारकली सूट को देखने लगी। फिर उसने ड्रेसिंग पर ही रखे हुए सामान की तरफ देखा और कहा, ये सब कैसे इस्तेमाल करने हैं? हाँ, संजना दीदी को देखा था मैंने इन्हें इस्तेमाल करते हुए, क्या मैं भी इसे इस्तेमाल कर लूँ? कहीं कोई गुस्सा तो नहीं करेगा ना? सोच कर निकू ने वहीं रखी हुई एक लिप ग्लास को उठाया। तनु ने उसके लिए काफ़ी सारा ज़रूरत का सामान लाकर रखवा दिया था। उसे तो यही लगता था कि निकू को भी इन सब की ज़रूरत होगी, जबकि उसे पता नहीं था कि निकू ने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं था। वैसे भी निकू बहुत सिंपल सी और बहुत ही क्यूट थी। उसे किसी तरह के मेकअप की ज़रूरत नहीं थी। उसके गुलाबी होंठ जो नेचुरली पिंक और ज़्यादा चमकदार थे,
उसकी वो बड़ी बड़ी हिरणी जैसी आंखें, जिसकी पलकें बहुत ही घनी थी और किसी बटरफ्लाई की तरह झपकती रहती थी। छोटी सी नाक जिसमें उसने नोज रिंग पहनी हुई थी। उसके होठों के नीचे की साइड एक छोटा सा काला सा तिल था। कोई भी उस तिल को देखे तो अपना दिल ही उस पर हार जाए। निकू जब भी स्माइल करती थी उसके गुलाबी गालों पर डिम्पल पड़ते थे, जो उसकी स्माइल को और भी ज़्यादा दिलकश बनाते थे। निकू ने अपने लंबे बालों की ढीली चोटी बना ली थी और उस लिप ग्लॉस को अपने होठों पर लगाने लगी। उसने कई बार अपनी चाची की लड़की को ये सब सामान यूज़ करते देखा था। उसका बड़ा मन होता था कि वो भी ये सब चीज़ लगाए, पर उसके नसीब में ये सब चीज़ थी ही नहीं। उसे याद था कि एक बार उसने अपनी चाची की लड़की का लिप ग्लॉस उठाकर हल्का सा लगाया था तो उसके पीछे उसे कितनी मार पड़ी थी। तब से उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो उसके सामान को यूज कर ले। उस वक्त तो निक्कू बच्ची ही थी और उसने शौक में ऐसे ही लगा लिया था। पर आज निक्कू के पास वो सब सामान था जो सिर्फ उसका था और उसे लगाने से, इस्तेमाल करने से कोई कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। निक्कू जल्दी से रेडी हुई और रूम से बाहर निकल गई। अभी सुबह के 6 बजे थे। निक्कू को सुबह जल्दी जागने की आदत थी क्योंकि चाचा के घर में भी वो सुबह जल्दी जाकर अपना काम करती थी। अभी सभी लोग अपने अपने रूम में सो रहे थे। वहीं रणविजय सुबह जल्दी उठकर जॉगिंग के लिए निकल गया था। निक्कू ने किचन में जाकर जल्दी से सारा काम कंप्लीट किया। उसने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया और गार्डन की तरफ चली गई। गार्डन में आकर निक्कू को काफ़ी अच्छा लग रहा था। बाहर का मौसम बहुत ही सुहावना था और सुबह की धूप जो हल्की भीनी भीनी थी उसे महसूस कर निक्कू की फेस पर स्माइल आ गई। उसने कहा, ये सब कुछ कितना खूबसूरत है ना, और यहाँ के लोग भी कितने अच्छे हैं ना। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने अच्छे लोग भी रहते हैं दुनिया में। फिर निक्कू की नज़र कुछ फूलों पर गई। उन्हें देखकर निक्कू जल्दी से उनकी तरफ बढ़ी और उन फूलों की खुशबू को स्मेल करने लगी। तभी रणविजय, जो जॉगिंग करके अभी लौटा ही था, उसने जब निक्कू को गार्डन में देखा तो उसके पीछे खड़े होते हुए कहा, निक्कू, तुम सुबह जल्दी जाग गई। निक्कू, जो उन फूलों की स्मेल को महसूस कर रही थी, वो झटके से पलटकर रणविजय की तरफ देखने लगी कि अपना सर झुकाए बोली, मुझे जल्दी जागने की आदत है ना, इसलिए। तो रणविजय ने कहा, अच्छा, तुम सुबह इतनी जल्दी जगती हो, चलो अच्छी बात है। सुबह जल्दी जागना तो वैसे भी काफ़ी अच्छी हैबिट होती है। रणविजय ने फिर कुछ सोच कर कहा, इधर आओ, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। निक्कू ने अपना सिर उठाकर रणविजय की तरफ देखा तो रणविजय ने उसे बेंच पर बैठने का इशारा किया। निक्कू चुपचाप जाकर बेंच पर एक कोने में बैठ गई। वहीं रणविजय भी इस बेंच पर बैठते हुए बोला, अब एक बात बताओ, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। दरअसल रणविजय ने अभी तक निक्कू से पूछा नहीं था कि उसके परिवार में कौन है कौन नहीं। उसे मौका भी नहीं मिला था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता था। निक्कू ने कहा, मेरी फैमिली में चाचा है, चाची हैं और दादी हैं और भैया है। तो रणविजय ने पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स वो कहाँ हैं। ये बात सुनकर निक्कू उदास हो गई। नहीं, मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं छोटी थी ना, वो तभी गुजर गए थे, फिर मैं चाचा चाची के साथ रहती हूँ। रणविजय ने कहा, अच्छा, तुम उदास मत हो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक हुई है। निक्कू ने कहा, पढ़ाई, पर मैं तो कभी स्कूल ही नहीं गई, तो पढ़ूंगी कैसे। रणविजय ने हैरानी से कहा, तुम कभी स्कूल नहीं गई, पर क्यों। तो निक्कू ने बड़ी मासूमियत से कहा, मुझे घर पर काम करना होता था ना, अगर मैं स्कूल चली जाऊँ तो फिर घर का काम कौन करता, इसलिए चाची ने मुझे स्कूल नहीं भेजा। ये सुनकर रणविजय समझ गया कि बेचारी मासूम से निक्कू को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है और इसकी ज़िंदगी के इससे पहले एक नौकरानी की तरह ही थी। रणविजय ने कहा, देखो, हम कुछ दिन बाद मुंबई जाने वाले हैं, तो मैं वहीं पर ही तुम्हारी पढ़ाई का बंदोबस्त करवाऊंगा, ठीक है। ये सुनकर निक्कू खुश होते हुए बोली, क्या सच्ची, मैं भी पढ़ूंगी और फिर मैं अपना नाम भी लिख सकती हूँ। रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बच्चे, तुम भी पढ़ाई करोगी और अपना नाम भी लिख सकोगी, बल्कि और भी बहुत कुछ कर सकोगी। रणविजय अब खड़ा हुआ और कहा, ठीक है, हम ब्रेकफास्ट में मिलते हैं। निक्कू ने भी खड़े होते हुए कहा, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है सबके लिए। रणविजय, जो अभी 2 कदम आगे बढ़ा था, उसने पलटकर निक्कू की तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने ब्रेकफास्ट रेडी किया है आज, पर इसकी क्या ज़रूरत थी, इतने सारे सर्वेंट हैं तो सही। निक्कू ने कहा, वो मेरा मन था, मुझे काम करने की आदत है ना, वरना मैं बोर
हो जाती हूँ। रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो आज हम निको के हाथ का खाना खाएंगे और देखेंगे कि हमारी निको कैसे कुकिंग करती है। निको ने शर्मा कर अपना चेहरा नीचे झुका लिया। निको की इस हरकत पर रणविजय को हंसी आ गई। उसने अपना सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। निको ने फिर अपना सिर उठाकर रणविजय को जाते हुए देखा और कहा, अब तो मैं भी पढ़ाई करूँगी और अपना नाम भी लिखूँगी, और जब मैं लिखना सीख जाऊँगी तो फिर मैं कहानी भी लिखा करूँगी। सोच कर ही निको का चेहरा खुशी से खिल गया। उसकी आंखों में कई तरह के सपनों की चमक नजर आने लगी। वहीं दूसरी तरफ सिवी अपने स्कूल में कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। गार्डन में और भी कई सारे बच्चे थे जो आसपास अपने अपने दोस्तों के साथ खेलने में बिजी थे। तभी शिवी का झगड़ा एक लड़के से हो गया जो उससे 1-2 साल बड़ा था। उस लड़के ने शिवी को चिढ़ाते हुए कहा, तुम एक गंदी बच्ची हो, इसलिए तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं। हम सब अच्छे बच्चे हैं, इसलिए हमारे माँ बाप हमारे पास रहते हैं। हमारी माँ भी है और डैड भी हमारे पास। ये बात सुनकर शिवी को गुस्सा आया। उसने लड़के को धक्का देते हुए कहा, तुम झूठ बोलना बंद करो, मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ और एक दिन मेरे डैड भी मेरे पास लौट कर आएंगे। तो लड़के ने शिवी की बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, ये तो तुम्हारे सपने में ही रह जाएगा, तुम्हारे डैड कभी लौट कर नहीं आएंगे। अगर उन्हें आना होता तो अब तक क्यों नहीं आए, बल्कि वो तो तुमसे प्यार भी नहीं करते हैं। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद और लड़के भी जोर जोर से हंसने लगे। सिवी को अब गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी आ रहा था, क्योंकि अक्सर ही लोग उसे उसके डैड का नाम लेकर चिढ़ाते थे। सिवी ने गुस्से से उस लड़के को फिर से धकेला, जिससे वो लड़का वहीं घास पर गिर गया। शिवी जाकर लड़के के ऊपर ही बैठ गई और उसको मारने लगी। वहीं आसपास खड़े बच्चे इस नज़ारे को देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि सिवी ने तो उस लड़के पर अटैक ही कर दिया था। वो लड़का बार बार कह रहा था, क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या, छोड़ो मेरे बाल। पर शिवी उसके बालों को खींचते हुए बोली, मुझ पर हंसोगे, मुझे छुड़ाओगे, मैं तुम्हें बताती हूँ मैं कैसी बच्ची हूँ। तभी उस लड़के ने जोर से सिवी को दूर धकेल दिया, जिससे सिवी घास पर ही गिर गई और वहीं बैठकर रोने लगी। पहले उस लड़की की बातों से सिवी का दिल दुखा था और अब उस लड़के के ऐसा धक्का देने से सिवी घास पर ही गिर गई थी। वहीं और लड़के जो अब तक चुपचाप यह नज़ारा देख रहे थे, वो सिवी के ऊपर दोबारा हंसने लगी। सभी बच्चों को अपने ऊपर ऐसे हंसते देखकर शिवी अपने हाथों की छोटी सी मुठ्ठियाँ बनाकर अपनी आंखों को रगड़ रही थी और रोई जा रही थी। तभी वहाँ पर एक भारी आवाज़ गूंजी, क्या हो रहा है यहाँ पर। उन सभी बच्चों की नज़र सामने खड़े रणविजय पर गई। रणविजय उन्हें गुस्से से देख रहा था। वो उन्हें डांटते हुए बोला, एक बच्ची रो रही है और तुम सब हंस रहे हो, क्या यही मैनर्स से है। किसी को अपना साइड लेते देख शिवी ने रोना बंद किया और फिर रणविजय की तरफ देखा। रणविजय को देखकर शिवी और भी जोर जोर से रोने लगी। रणविजय ने जब शिवी को इतना रोते हुए देखा तो पंजों के बल उसके पास बैठा और प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहा, बेबी चुप हो जाओ, मैं डांट रहा हूँ ना इन्हें। तो शिवी ने रोते हुए ही कहा, सब सही कहते हैं, मैं गंदी बच्ची हूँ ना, इसलिए तो मेरे डैड मुझे छोड़ कर चले गए। वो मेरे पास कभी नहीं आते हैं, वो मुझे प्यार नहीं करते हैं। शिवी को ऐसे रोता देखकर रणविजय को अपने दिल में एक टीस सी महसूस हुई। उसने शिवी को अपनी गोद में ले लिया और उसकी बैक को सहलाते हुए कहा, अरे तुम तो बहुत प्यारी बच्ची हो, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि तुम्हारे डैड तुम्हें प्यार नहीं करते हैं। सभी डैड अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। शिवी ने अपना कंधा रणविजय के कंधे पर टिका लिया और सिसकते हुए बोली, अगर मुझसे प्यार करते हैं तो फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आते। मम्मा भी मुझे कुछ नहीं बताती है और मैंने तो आज तक अपने डैड को देखा तक नहीं है। रणविजय उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। वहीं वो बच्चे वहाँ से भाग गए थे। रणविजय शिवी को लेकर अपने वही बेंच पर ही बैठ गया और प्यार से उसके बालों को ठीक करते हुए कहा, क्या तुमने कभी भी अपने डैड को नहीं देखा है। शिवी ने अपना छोटा सा चेहरा नाम में हिलाते हुए कहा, सच्ची नहीं देखा है। मैं जब भी माँ से कहती हूँ कि मुझे डैड की फ़ोटो दिखा दो तो वो कहती है उनके पास नहीं है। ये सुनकर अब रणविजय को शिवी के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि छोटी सी बच्ची अपने डैड से मिलने के लिए कितना तड़प रही है। दरअसल रणविजय इस स्कूल के प्रिंसिपल से कुछ बात करने आया था। इस स्कूल की ब्रांच पूरे देश में कई जगह फैली हुई थी, यहाँ तक कि मुंबई में भी थी, और रणविजय अक्सर ही उन लोगों को डोनेशन देता रहता था। आज भी वो डोनेशन के लिए ही यहाँ आया था। जब उसने
उस कुछ बच्चों को गार्डन एरिया में फाइट करते हुए देखा तो उस तरफ आ गया। दूर से ही रणविजय शिवी को पहचान गया था और अपने आप ही उसके कदम शिवी की तरफ बढ़ गए। रणविजय ने शिवांगी का ध्यान भटकाने के लिए कहा, अरे बेबी, मुझे तुम्हारा तो नाम ही नहीं पता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो शिवांगी ने कहा, मेरा नाम शिवी है। तो रणविजय ने कहा, अरे बड़ा प्यारा नाम है शिवी। जो अब तक रो रही थी उसने अपने नाम की तारीफ सुनकर मुस्कुराने लगी और कहा, घर में सब प्यार से मुझे शिवी कहते हैं, पर स्कूल में तो सब मुझे शिवांगी कहते हैं। ये नाम सुनकर रणविजय कुछ पल के लिए तो चुप रह गया। उसके मुंह से धीरे से निकला, शिवांगी? तो शिवी ने कहा, हाँ बेटा, मेरी मम्मा कहती हैं कि उनकी बहन का भी नाम शिवांगी था, इसलिए तो उन्होंने मेरा नाम भी शिवांगी रखा है। ये सुनकर रणविजय कुछ पल के लिए शिवी को देखता रह गया। वो मन ही मन बोली, इसकी मम्मा की सिस्टर का नाम भी शिवांगी था, कहीं ये। रणविजय शिवी से कुछ और पूछने ही वाला था, तभी शिवी ने कहा, अरे अंकल, मुझे नीचे उतारिए, मेरी क्लास का वक्त हो रहा है, मैं लेट हो जाऊंगी ना। रणविजय उससे पूछना चाहता था कि उसकी मम्मा का नाम क्या है, पर शिवी की जल्दबाजी देखकर उसने उसे गोद से नीचे उतार दिया और कहा, ठीक है, तुम अपनी क्लास में जाओ। शिवी ने रणविजय को हल्का सा नीचे झुकने का इशारा किया। रणविजय उसका इशारा समझकर हल्का सा नीचे की तरफ झुका तो शिवी ने प्यार से रणविजय के गाल पर किस करते हुए कहा, थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। पता है, अगर मेरे डैड होते ना, वो बिल्कुल आपके जैसे होते। कहकर शिवी वहाँ से भाग गई। वहीं रणविजय के कानों में इस वक्त शिवी की बात ही गूंज रही थी, अगर मेरे डैड होते तो बिल्कुल आपकी तरह होते। रणविजय इस बात को बार बार सोचकर मुस्कुरा उठा। तभी उसके कानों में अनुराग की आवाज़ आई, सर, सारा काम हो गया है। अनुराग, जो कुछ देर पहले ही वहाँ आया था, जब उसने रणविजय को शिवी के साथ देखा तो वहीं रुक गया। जैसे ही शिवी वहाँ से गई तो अनुराग ने रणविजय से कहा, सर, वो बच्ची कौन थी? तो रणविजय ने उस तरफ देखा जहाँ से शिवी भाग कर अंदर गई थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, वो शिवी थी, बड़ी ही प्यारी बच्ची है। तो अनुराग ने कुछ सोचते हुए कहा, सर, क्या आप उसे जानते हैं? तो रणविजय ने कहा, नहीं, मैं उससे आज दूसरी बार मिला हूँ। तो अनुराग ने कहा, पर सर, पता नहीं क्यों मुझे वो बच्ची कुछ कुछ आपकी जैसे लगी। ये सुनकर रणविजय, जो अभी आगे बढ़ा ही था, वो रुक गया। उसने पलटकर अनुराग की तरफ देखते हुए कहा, मतलब? तो अनुराग ने कहा, मेरे कहने का मतलब है कि उस बच्ची का फेस काफ़ी हद तक आपसे मिलता जुलता है। मतलब कि अगर आपकी कोई बेटी होती तो बिल्कुल ऐसे ही लगती। ये बात सुनकर रणविजय के दिमाग की घंटी एकदम से बजी। उसने तो ये बात नोटिस ही नहीं की थी। उसने दोबारा पूछा, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि उस लड़की की शक्ल सूरत मुझसे मिलती है? तो अनुराग ने फुल कॉन्फिडेंस से कहा, यस सर, बिल्कुल, आप चाहे तो किसी और से भी पूछ लीजिए। ये सुनकर रणविजय किसी गहरी सोच में चला गया। वो मन ही मन बोला, मुझे वो बच्ची बहुत अपनी सी लगती है। जब भी उसे मैं अपनी सीने से लगाता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरे दिल को एक सुकून का एहसास होता है। क्या वाकई में उस बच्ची से मेरा कोई रिश्ता हो सकता है? और ये कैसा इत्तेफाक हो सकता है कि बच्चे की माँ की बहन का नाम भी शिवांगी हो और इस बच्ची को कई बार मेरे आदमी ने श्री के घर में देखा था। कहीं श्री मुझसे कुछ झूठ तो नहीं बोल रही है? वहीं रणविजय को अपनी सोच में गुम देखकर अनुराग ने पूछा, सर, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? तो अनुराग ने कहा, तो रणविजय ने कहा, अनुराग, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो अनुराग ने कहा, बताइए सर, क्या करना है? रणविजय ने उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और वहाँ से चला गया। अनुराग ने कहा, क्या ये पॉसिबल है? लेकिन अगर सर को भी शक है तो इस बात का पता तो लगाना होगा। ये सोचकर अनुराग रणविजय के पीछे पीछे चला गया। दूसरा दिन, शाम का वक्त। श्री एक स्टोर से ग्रॉसरी का सामान लेकर जल्दी से बाहर निकली और अपनी स्कूटी पर बैठते हुए बोली, श्री, आज तो बहुत देर हो गई, जल्दी से घर जाना होगा वरना मेरी शिवी मुझसे नाराज़ हो जाएगी। मैं कैसे भूल गई कि आज मैं उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाने वाली थी। दरअसल श्री के शॉप के सिलसिले में मनोज जी के साथ मिश्रा जी और बाकी लोगों से मिलने गई थी। दरअसल उन लोगों को कुछ वक्त की मोहलत और दे दी गई थी, जिस वजह से सभी अब काफ़ी खुश थे और उन्होंने अपने लिए दूसरी जगह शॉप देखना शुरू भी कर दिया था, क्योंकि अब उनके पास काफ़ी वक्त था दूसरी जगह शिफ्ट होने का। मनोज जी वहीं से अपनी किसी दोस्त से मिलने के लिए निकल गए और श्री अपनी स्कूटी लेकर इधर शॉपिंग के लिए आ गई थी। श्री ने शिवी को प्रॉमिस किया था कि वो शाम के वक्त उसे पार्क में घुमाने ले जाएगी, पर इस सबके चक्कर में वो काफ़ी लेट हो गई थी। श्री ने जल्दी से अपनी स्कूटी स्टार्ट की और वहाँ से आगे बढ़ गई। वो अभी आधे रास्ते में भी नहीं पहुँची थी कि तभी एक गाड़ी ने उसके आगे जाकर उसका रास्ता रोक दिया। श्री उस गाड़ी को पहचानती थी,
उसने कहा, हे भगवान, फिर से क्या करूं मैं इस आदमी का। तभी रणविजय गाड़ी से बाहर आया और श्री की तरफ बढ़ गया। रणविजय को देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। रणविजय को अपने पास आते देख श्री जल्दी से स्कूटी से नीचे उतरी और उसे स्टैंड पर लगाते हुए बोली, अब फिर से मेरा रास्ता क्यों रोका है तुमने। रणविजय ने उसके सवालों को इग्नोर किया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी की तरफ खींचते हुए ले जाते हुए कहा, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। रणविजय को इतना गुस्से में देखकर श्री को समझ नहीं आया कि आखिर उसे हुआ क्या है। ये क्यों कर रहे हो और कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे, छोड़ो। रणविजय ने गाड़ी की फ्रंट सीट का डोर ओपन किया और उसे लगभग अंदर धकेलते हुए कहा, अभी बताता हूँ क्या किया है तुमने। कहकर रणविजय ने एक तेज आवाज के साथ गाड़ी का डोर बंद कर दिया और दूसरी तरफ से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। श्री ने गुस्से से कहा, ये क्या हरकत है रणविजय, और ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने, बता दे क्यों नहीं रणविजय। रणविजय ने श्री के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, तुमने जो किया ना श्री, उसे तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से आगे बढ़ गया। श्री पूरे रास्ते पूछती रही कि उसने आखिर क्या किया है, पर रणविजय ने कुछ नहीं कहा और ऐसे ही गुस्से से फुल स्पीड में गाड़ी ड्राइव करता रहा। कुछ देर बाद रणविजय उसे सुनसान जगह पर लेकर आया। श्री आसपास देखते हुए बोली, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो, देखो मुझे जाने दो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। रणविजय ने अपनी सीट बेल्ट खोली और श्री की तरफ देखते हुए कहा, और तुमने जो किया वो मेरे साथ अच्छा किया। रणविजय गाड़ी से बाहर आया और फिर श्री की साइड का डोर ओपन कर उसे खींच कर बाहर निकालते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्री, मुझसे इतना बड़ा सच छुपाने की। श्री को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि रणविजय आखिर कहना क्या चाहता है। उसका दिल तो किसी अनजानी आशंका से जोर से धड़क रहा था। रणविजय ने श्री को गाड़ी से सटा दिया, उसके अगल बगल हाथ टिकाते हुए धीरे से मगर शर्त आवाज में पूछा, जिस वक्त तुमने घर छोड़ा था उस वक्त तुम प्रेग्नेंट थी और तुम इस बात को अच्छे से जानती थी, है ना। ये सुनकर श्री का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि रणविजय को उसकी बेटी के बारे में कैसे पता चला। श्री ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो रणविजय ने गुस्से से अपना हाथ गाड़ी पर मारा, जवाब दो डैमिट। रणविजय की इस तरह से करने से श्री कुछ पल के लिए तो कांप गई, फिर अपने डर को काबू में करते हुए बोली, ये तुम कैसे बातें कर रहे हो, और मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं थी। तो रणविजय ने कहा, अच्छा अभी भी तुम मुझसे झूठ बोलोगी, शिवी मेरी बेटी है कि नहीं, बोलो। रणविजय ने आखिरी के वर्ड को बहुत तेज बोला जिससे श्री एकदम से कांप गई। वहीं वो रणविजय की बात सुनकर एकदम शॉक हो गई थी कि आखिर रणविजय को कैसे पता चला। रणविजय ने गाड़ी की बैक साइड का डोर ओपन किया और एक फाइल निकालकर श्री के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, ये रहे वो सारे सबूत कि श्री मेरी बेटी है। क्या इन्हें देखकर भी यही कहोगी कि मेरा यकीन झूठ है। श्री ने उस फाइल को ओपन करके देखा तो उसमें शिवी की और रणविजय की डीएनए रिपोर्ट थी, जिसे देखकर श्री के हाथ कांपने लगे और उसके हाथ से फाइल छूटकर नीचे गिर गई। रणविजय ने अब श्री को अपनी गुस्से से भरी आंखों से घूरते हुए कहा, अब भी कोई जवाब दोगी या अभी भी बहाने बनाओगी और झूठ पर झूठ बोलोगी। श्री ने कहा, शिवी सिर्फ मेरी बेटी है, रणविजय तुम्हारी नहीं, तुम्हारा शिवी से कोई लेना देना नहीं है। रणविजय का ये सुनना था कि उसका पारा हाई हो गया। एक तो श्री ने 5 सालों तक उससे ये सच छुपाया और दूसरा सच सामने आने पर भी श्री इस तरह की बातें कर रही थी। रणविजय ने श्री के जबड़े को कसकर पकड़ा और उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा, मैं अभी तक तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं गिल्ट था कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, क्योंकि तुम बेगुनाह थी, लेकिन इस बार तुम गुनाहगार हो। फिर थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं एक बच्चे का बाप भी हूँ। तुमने इतनी बड़ी खुशी मुझसे छीन ली और आज जब मुझे पता चला कि मेरी एक बेटी है तब भी तुम मुझे झूठ बोल रही हो और कह रही हो कि वो मेरी बेटी नहीं है। इस बार श्री ने गुस्से से रणविजय को खुद से दूर धकेलते हुए कहा, हाँ नहीं है वो तुम्हारी बेटी, वो सिर्फ मेरी बेटी है, तुम्हारा कोई हक नहीं है उसके ऊपर, ना ही मुझ पर। श्री के ऐसे धकेलने से रणविजय 2 कदम पीछे हट गया। वहीं श्री आंसू भरी आंखों से गुस्से से उसे देख रही थी। श्री की बात सुनकर रणविजय खुद पर से कंट्रोल खो बैठा। श्री तुम, कहते हुए रणविजय ने श्री को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि उसने अपना हाथ वहीं हवा में ही रोक दिया और कसकर उस हाथ की मुट्ठी बना ली और उस मुट्ठी को जोर से गाड़ी के बैक साइड के विंडो ग्लास पर कसकर मारा, जिससे गाड़ी की विंडो ग्लास चकनाचूर हो गया। इससे रणविजय का हाथ भी लहूलुहान हो गया। रणविजय की ऐसी हरकत देखकर श्री एकदम से डर से चीख पड़ी। उसे तो लगा था कि रणविजय उसे ही मारने वाला है, इसलिए वो कसकर अपनी आंखें बंद किए डर से कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
मुझे मत मारो प्लीज़, मुझे मत मारो। रणविजय के इतना गुस्सा करने से और ऐसी हरकत से श्री को वो वक्त याद आ गया जब रणविजय उसे बहुत टॉर्चर करता था, कई बार उस पर हाथ भी उठा देता था। रणविजय जो काफ़ी गुस्से में था, श्री को इतना पैनिक होते देखकर अचानक ही उसका गुस्सा जैसे गायब हो गया। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और श्री से कहा, देखो देखो श्री, रो मत। कहते हुए रणविजय ने जैसे ही उसे छूना चाहा, श्री जल्दी से दूर हुई और अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोली, नहीं नहीं, मुझे मुझे नहीं छूना, मुझे मत छुओ प्लीज़, मुझे मुझे मत मारना रणविजय, मुझे मत मत मारना। श्री जो इन कुछ सालों में काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो चुकी थी, लेकिन आज भी वो अतीत की उन बुरी यादों से निकल नहीं पाई थी और रणविजय का इतना गुस्से वाला रूप देखकर श्री को वही सब याद आने लगा। श्री डर से अपने कदम पीछे लेने लगी। श्री आज भी श्री बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे 5 साल पहले वो रणविजय से डरती थी। रणविजय जितना हो सकता था उतना ज़्यादा प्यार से बोला, श्री मेरे पास आओ, देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। श्री अपना चेहरा ना में हिला रही थी और अपने कदम पीछे ले रही थी। श्री को ऐसे पीछे जाते देख रणविजय ने अपने कदम तेजी से उसकी तरफ बढ़ाए और झटके से उसकी बाह पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। श्री रणविजय से दूर होने की कोशिश कर रही थी, पर रणविजय ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और अपना एक हाथ उसके सिर पर रखकर धीरे धीरे उसके बालों को सहलाकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। शांत हो जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें, सॉरी मैंने तुम पर इतना गुस्सा किया। रणविजय साफ महसूस कर पा रहा था कि श्री की बॉडी बुरी तरह से कांप रही थी। ये तो श्री ही जानती थी कि इतने सालों में उसने खुद को कैसे संभाला था, कैसे हिम्मत करके वो अपनी बेटी को पाल रही थी, लेकिन अंदर वो डरी सहमी श्री को कई सालों से छिपी हुई थी। जो कई सालों से छिपी हुई थी, आज जैसे रणविजय का गुस्सा देखकर बाहर आ गई थी। रणविजय अब तक श्री को अपने सीने से लगाए खड़ा रहा जब तक श्री शांत नहीं हो गई। अब वो रणविजय की शर्ट को दोनों हाथों से पकड़कर जोर जोर से रो रही थी, जैसे रणविजय के सामने वो अपनी इतने सालों का दबाया हुआ दर्द बाहर निकाल रही हो। रणविजय ने उसे अब चुप कराने की कोशिश नहीं की और श्री को रोने दिया। शायद इसी के जरिए श्री के अंदर के छिपे हुए दर्द और तकलीफ को बाहर निकालने का मौका मिले। काफ़ी देर बाद श्री का रोना अब शिकस्कियों में बदल गया। रणविजय ने भी श्री को खुद से थोड़ा दूर किया और उसके चेहरे को अपनी हथेली में भरते हुए कहा, देखो मैं इस बारे में तुमसे शांति से बात करना चाहता हूँ और हमें इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है श्री। श्री ने सिसकते हुए रणविजय की तरफ देखा। रणविजय ने अपनी अंगूठी से उसके गालों पर बह आए आंसुओं को साफ किया और बहुत ही प्यार से कहा, श्री प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनना। श्री ने रोंधी हुई आवाज़ में कहा, क्या सुनना है मुझे, बोलो, और क्यों सुनाना चाहते हो? तुम सिर्फ मुझ पर गुस्सा कर सकते हो, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर सकते हो, मुझे दर्द पहुंचा सकते हो, पर मुझे कभी प्यार नहीं कर सकते। रणविजय तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकते। श्री की बात सुनकर रणविजय ने ठंडी आँख भरते हुए कहा, श्री तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम मेरे लिए क्या हो? माना मैंने शिवांगी से प्यार किया था, लेकिन ये भी सच है कि जब से तुम मेरी ज़िंदगी से गई हो, मैं एक पल चैन से नहीं रह पाया हूँ। मेरी यादों में शिवांगी नहीं, अब तुम बसी हुई थी। मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है क्योंकि तुम भी जिद पर आ गई हो, तुम मेरी बात समझना ही नहीं चाहती हो। फिर रणविजय ने श्री को कमर से पकड़कर गाड़ी की बोनट पर बिठाया और उसके दोनों तरफ अपनी हाथ टिकाते हुए कहा, एक बात बताओ, क्या तुम मेरे बिना रह सकती हो? क्या तुम मेरे बिना खुश हो? ये बात सुनकर श्री चुप हो गई। वाकई में उसके पास इस बात का जवाब नहीं था और वही जानती थी कि वो चाहे रणविजय पर कितना भी गुस्सा करे, पर हाँ वो रणविजय को याद भी करती थी। भले ही रणविजय ने उसे कितना भी टॉर्चर किया हो, लेकिन श्री के घर छोड़ने से पहले रणविजय का बिहेवियर काफ़ी हद तक उसके साथ अच्छा हो गया था और इस बात से ही श्री इनकार नहीं कर सकती थी। पर श्री के दिल में रणविजय के लिए गुस्सा अब भी भरा हुआ था। वो भला रणविजय के किए को इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर देती? श्री ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, फिर मैं उन कड़वी यादों का क्या करूं रणविजय, जो मुझे आपसे मिली है? बोलो, क्या आपने मेरे साथ वाकई सही किया? क्या वो सब मेरे लिए भूलना इतना आसान था? रणविजय ने कहा, जानता हूँ नहीं था आसान और मैंने गुनाह किया था, उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए थी। और तुम्हें नहीं लगता कि ये 5 साल कुछ ज़्यादा ही हो गए? और उसके बाद तुमने मुझे मेरी बेटी का सच छुपाया।
ज़्यादा नहीं हो गया श्री कि तुम मुझसे ये सब छुपा क्यों रही थी? भले ही रणविजय ने उसे कितना भी टॉर्चर किया हो, लेकिन श्री के घर छोड़ने से पहले रणविजय का बिहेवियर काफ़ी हद तक उसके साथ अच्छा हो गया था और इस बात से श्री इनकार नहीं कर सकती थी। और मैंने गुनाह किया है, उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। और तुम्हें नहीं लगता कि ये 5 साल कुछ ज़्यादा ही हो गए? और उसके बाद तुमने मुझे मेरी बेटी का सच छुपाया, क्या कुछ ज़्यादा नहीं हो गया श्री कि तुम मुझसे ये सब छुपा रही हो? श्री ने सिसकते हुए कहा, क्योंकि मुझे डर था कि तुम कहीं शिवी को मुझसे दूर ना ले जाओ। मुझे अपनी बेटी से दूर नहीं होना। रणविजय ने हैरानी से कहा, श्री तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? ऐसी सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बच्ची को उसकी माँ मैं अपनी बच्ची से उसकी माँ को दूर कर दूंगा? अरे मैं तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और मैं तो तब भी नहीं चाहता था कि तुम मुझे छोड़ कर जाओ और तुम बिन बताए चले गए। तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें पागलों की तरह कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा था, पर अब मैंने भी तय कर लिया है कि मेरी बीवी और बच्ची दोनों मेरे साथ रहेंगी। मैं अपनी फैमिली को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, श्री ने कहा। और अगर मैं ना जाना चाहूँ तो रणविजय ने स्माइल करते हुए कहा, तो ज़बरदस्ती उठा कर ले जाऊंगा और तुम भी जानती हो कि तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। तो श्री ने कहा, इसके लिए तुम्हें मेरे माँ बाप से परमिशन लेनी होगी और पूरी इज्जत के साथ मुझे घर ले जाना होगा। रणविजय ने कहा, नेकी और पूछ पूछ, मैं आज ही अंकल आंटी से परमिशन लेता हूँ कि मुझे अपनी बीवी को मेरे घर ले जाने की इजाज़त दें। अब चलें घर, मुझे भी मेरी बेटी से मिलना है। फिर एक्साइटमेंट के साथ बोला, मैं उसे अपने सीने से लगाना चाहता हूँ। मैं 2 बार उससे मिला और हर बार मुझे लगा जैसे मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो मेरी वाकई अपनी है, पर मैं उसे पहचान ही नहीं पाया कि वो तो मेरा ही अंश है, मेरी नन्ही सी जान। श्री ने कहा, वो भी अपने डैड को बहुत याद करती है और बार बार मुझसे यही सवाल करती है। तो रणविजय ने उसे वापस कमर से पकड़कर नीचे उतारते हुए कहा, तो बिल्कुल करेगी ना। हर बच्चे की लाइफ में माँ और बाप दोनों ही ज़रूरी होते हैं और तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, शिवी की लाइफ में मेरी कमी पूरी नहीं कर सकती हो। श्री ने अब रणविजय से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप जाकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गए। रणविजय ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, इन कुछ सालों में ये कितना ज़्यादा बदल गई है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक उम्मीद मिल गई थी कि अब श्री उसके साथ जाने से मना नहीं करेगी। वो भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद वसुधा जी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए शिवी को खाना खिला रही थी। शिवी अपने हाथ में पकड़ी हुई डॉल से खेलते हुए वसुधा जी के हाथ से खाना खा रही थी। कुछ देर बाद शिवी ने पूछा, नानी अभी तक मम्मा क्यों नहीं आई? वो तो मुझे पार्क ले जाने वाली थी ना। तो वसुधा जी ने कहा, गुड़िया शायद तुम्हारी माँ को कुछ ज़रूरी काम आ गया होगा, इसलिए वो लेट हो गई होंगी। कोई बात नहीं, कल तुम्हें मैं ले जाऊंगी पार्क। तभी डोर बेल बजी। वसुधा जी ने कहा, लगता है तुम्हारी मम्मा आ गई हैं। तो शिवी ने भी खुश होते हुए कहा, मैं जाकर डोर ओपन करूं? तो वसुधा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा तो हाथ ही नहीं पहुंचेगा ना। तो शिवी ने कहा, कोई बात नहीं नानी, आप मुझे गोद में उठाकर डोर ओपन करवा देना। वसुधा जी ने हैंड वॉश किए और शिवी को गोद में उठाकर डोर की तरफ बढ़ गई। वसुधा जी ने जब डोर खोला तो सामने खड़े रणविजय को देखकर वसुधा जी हैरानी की सीमा ना रही और इससे भी ज़्यादा हैरानी तब हुई जब साथ में ही श्री भी खड़ी हुई थी। वसुधा जी ने शिवी को उतारते हुए हैरानी से कहा, श्री तुम रणविजय के साथ? श्री ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अंदर आ गई। वहीं वसुधा जी रणविजय से कुछ पूछने वाली थी, पर रणविजय ने वसुधा जी से कहा, आंटी हम अंदर चलकर बात करते हैं। वसुधा जी अब चुपचाप आगे से हट गई और रणविजय अंदर आ गया। वसुधा जी ने डोर बंद किया। तभी रणविजय जो सोफे की तरफ बढ़ रहा था, उसकी नज़र थोड़ी ही दूरी पर खड़े हुए शिवी पर गई, जिसे देखकर रणविजय की आंखों में कई तरह के इमोशंस एक साथ उमड़ आए। उसने अपने कदम धीरे धीरे शिवी की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। वहीं शिवी अपने हाथ में अपना फेवरेट टॉय पकड़े हुए अपनी छोटी छोटी आंखों को टिमटिमाते हुए रणविजय को देख रही थी। वो मुस्कुराती हुई बोली, आप तो वही अंकल हो ना जिन्होंने 2 बार मेरी हेल्प की थी? रणविजय जाकर शिवी के पास घुटनों के बल बैठ गया और उसने कहा, बेटा मैं वही हूँ। तो शिवी ने कहा, अंकल आप मुझसे मिलने आए हैं? तो रणविजय उसकी आंखों में अपनी बेटी को देखकर नमी आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बच्चे, मैं तुमसे ही तो मिलने आया हूँ। कहकर रणविजय ने शिवी को अपने सीने से लगा लिया और कस कर अपनी आंखें बंद कर ली। आज उसे पता चल गया था कि
क्यों सीवी को अपने सीने से लगाते ही वो सुकून महसूस करता था, क्यों वो अपनापन महसूस करता था। वहीं सीवी भी मुस्कुराते हुए रणविजय के सीने से लगी हुई थी। वसुधा जी और श्री दोनों ही इस नज़ारे को देखकर इमोशनल हो गई, क्योंकि सीवी को आज पहली बार उन्होंने अपने डैड के सीने से लगे हुए देखा था। तभी मनोज जी, जो अभी सीढ़ी से नीचे आ रहे थे, उन्होंने जब रणविजय को यहाँ देखा तो उनकी हैरानी की सीमा नहीं रही। उन्होंने वसुधा जी की तरफ देखा तो वसुधा जी ने उन्हें इशारे से चुप रहने के लिए कहा। मनोज जी भी चुपचाप जाकर वसुधा जी के पास खड़े हो गए और धीरे से बोले, रणविजय यहाँ और शिवी के साथ? तो वसुधा जी ने कहा, मुझे भी नहीं पता, पर अभी कुछ भी मत बोलो। रणविजय काफ़ी देर तक शिवी को ऐसे ही अपने सीने से लगाए घुटनों के बल बैठा रहा। फिर शिवी ने धीरे से कहा, अंकल आप क्या मुझे ऐसे ही लेकर खड़े रहेंगे? शिवी के मुंह से अपने लिए अंकल सुनकर रणविजय का दिल दर्द से भर उठा कि उसकी बेटी अपने ही बाप को अंकल कहकर पुकार रही है। उसने शिवी को खुद से दूर किया और उसके छोटे से चेहरे को अपनी हथेली में भरते हुए कहा, शिवी मैं तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी अपने सीने से लगा कर रखूँगा बच्चे। शिवी को रणविजय की बातें समझ नहीं आ रही थी, पर श्री को समझ आ रही थी। उसने शिवी से कहा, शिवी बेटा तुम अभी अपने रूम में जाओ, मुझे आपके अंकल से कुछ बात करनी है। शिवी ने श्री की तरफ देखा और कहा, क्यों मम्मा, पर मुझे भी अंकल से बात करनी है। तो श्री ने कहा, बेटा आप अंकल से बाद में बात करना, अभी तुम अपने रूम में जाओ, चलो। श्री की बात सुनकर श्री ने वापस और रणविजय की तरफ देखा और कहा, अंकल आप कहीं जाना मत, मुझे तो अभी आपसे ढेर सारी बातें करनी है। रणविजय ने प्यार से उसके गाल पर किस करते हुए कहा, ठीक है बच्चे, वैसे भी मैं अब तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। शिवी अब जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भाग गई। रणविजय अब खड़ा हुआ और खुद को थोड़ा रिलैक्स करते हुए वो वापस श्री की तरफ पलटा और कहा, तुम उसे कब बताने वाली हो कि मैं उसका बाप हूँ? श्री ने इस बात पर कुछ भी नहीं कहा। तभी वसुधा जी ने रणविजय से कहा, रणविजय तुम यहाँ कैसे? तो रणविजय ने कहा, आंटी मैं अपनी बीवी और अपनी बेटी को ले जाना चाहता हूँ। ये सुनकर वसुधा जी और मनोज जी दोनों ने एक साथ श्री की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हों कि रणविजय क्या कह रहा है। तभी रणविजय ने कहा, आंटी श्री मेरी बीवी है और शिवी मेरी बेटी, तो उन्हें मेरे साथ रहना चाहिए ना। तभी वसुधा जी ने थोड़ा शक्ति से कहा, क्या तुमने कभी भी अपनी बीवी को वो इज्जत दी जो वो डिज़र्व करती है? बोलो, और क्या श्री भी तुम्हारे साथ रहना चाहती है? रणविजय ने एक नज़र श्री की तरफ देखते हुए कहा, मैंने श्री से बात कर ली है और मुझे नहीं लगता कि उसे मेरे साथ जाने से ऐतराज़ है। तो वसुधा जी ने कहा, पर मुझे ऐतराज़ है रणविजय। ये सुनकर रणविजय ने हैरानी से वसुधा जी की तरफ देखा। फिर मनोज जी ने भी हैरानी से कहा, वसुधा तुम तो। वसुधा जी ने मनोज की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ एक माँ अपनी बेटी के लिए बात कर रही है मनोज जी, तो प्लीज़ अब आप इस बीच में कुछ मत बोलिए। फिर रणविजय ने से कहा, रणविजय श्री तुम्हारे साथ जाएगी या नहीं, इसके लिए तुम्हें उसके माँ बाप से परमिशन लेनी होगी और मैं तुम्हें इस बात की परमिशन बिल्कुल नहीं दूंगी। रणविजय वसुधा जी के पास आया और उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, आंटी मानता हूँ पास्ट में मैंने बहुत गलतियाँ की है, लेकिन उस गलती की मुझे सज़ा भी मिली है, लेकिन इन सब में उस मासूम शिवी का क्या दोष है? वो भी तो इतने सालों से अपने बाप के बिना ही रह रही है ना। क्या उसे पता नहीं होना चाहिए कि मैं ही उसका डैड हूँ? वसुधा जी ने कहा, आज पहली बार तुम अपनी बेटी से मिले और तुम्हारे दिल में उसके लिए कितनी फिक्र जाग गई ना रणविजय। लेकिन सोचा है कि तुमने हमारी बेटी के साथ जो कुछ भी किया है, क्या उसे हम ऐसे ही जाने दें? माना गलती हमारी भी थी, क्योंकि अगर उस वक्त हम श्री का साथ देते तो तुम उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाते। जिस वक्त मेरी बच्ची को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त हमने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन आज वो अकेली नहीं है रणविजय, उसके माँ बाप उसके साथ हैं। रणविजय समझ रहा था कि वसुधा जी का गुस्सा अपनी जगह जायज़ है, इसलिए उसने बहुत ही शांति आवाज़ में कहा, मैं मानता हूँ आंटी कि आपकी नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन कभी कभी हमारे लिए हुए डिसीजन वक्त और हालात पर डिपेंड करते हैं। और आप भी जानती हैं उस वक्त मैं शिवांगी के जाने के बाद कितना टूट गया था। मेरे दिमाग में सिर्फ श्री के लिए गुस्सा ही बसा हुआ था। मैं श्री को हर्ट करना चाहता था, इसे सज़ा देना चाहता था, और उस बदले की याद में मैंने श्री के साथ वो सब किया जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए था। कहते हुए रणविजय की नज़रें शर्मिंदगी से झुक गई। फिर उसने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा,
आंटी आप बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि आपका भरोसा जीत सकूं। मैं श्री को उसके हिस्से की सारी खुशियां देना चाहता हूं जो वो डिज़र्व करती है। वसुधा जी ने श्री की तरफ देखा जो बिना किसी भाव के वसुधा जी की तरफ देख रही थी। फिर मनोज जी ने वसुधा जी को समझाते हुए कहा, वसुधा, रणविजय को अपनी गलती का एहसास है और श्री को अपनी बेटी के साथ रणविजय के साथ ही रहना चाहिए। और तुम ही कहती हो ना कि हमारे जाने के बाद श्री और शिवी का क्या होगा। अगर हमारी श्री और शिवी दोनों ही रणविजय के पास रहीं तो कम से कम हम लोग सुकून से इस दुनिया से विदा तो हो सकेंगे ना। वसुधा जी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है रणविजय, लेकिन इस बार सब कुछ सही तरीके से होगा। तुम्हें पता है रणविजय, हर लड़की का एक सपना होता है कि वो दुल्हन बनकर बड़ी ही इज्जत के साथ अपने पति के साथ विदा हो, लेकिन मेरी श्री के नसीब में तो वो कभी नहीं था। तुमने फोर्सफुली श्री के साथ शादी की जबकि मेरी श्री वो सब डिजर्व नहीं करती थी। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ विदा करूं तो सबसे पहले तुम्हें इसे शादी के लिए कन्वेंस करना होगा, उसका दिल जीतना होगा। और अगर श्री तुमसे शादी करने के लिए कन्वेंस हो जाती है तो उसे दुल्हन बनाकर पूरी दुनिया के सामने उसके साथ शादी करके उसे अपने साथ ले जाना होगा। बोलो मंजूर है। वसुधा जी ने इतना कह दिया, यही रणविजय के लिए काफ़ी था। उसने श्री की तरफ देखा। रणविजय को अपनी तरफ ऐसे देखते देख श्री ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली। रणविजय ने फिर वसुधा जी से कहा, ठीक है आंटी, सबसे पहले मैं श्री का दिल जीतूंगा और उसे शादी के लिए मनाऊंगा, लेकिन कुछ भी फोर्सफुली नहीं, सब कुछ प्यार से ही हासिल करूंगा। मैं श्री को वो सब दूंगा जो वो डिज़र्व करती है। फिर तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ना। रणविजय की बात सुनकर वसुधा जी और मनोज जी दोनों के ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने फिर रणविजय से कहा, भला हमें क्या परेशानी होगी। फिर थोड़ा उदास होते हुए कहा, अपनी शिवांगी को तो दुल्हन के रूप में नहीं देख सकी, कम से कम अपनी श्री को ही दुल्हन की जोड़ी में देखकर मेरे मन को एक तसल्ली मिलेगी। कहते हुए वसुधा जी की आंखों में आंसू आ गए। वहीं श्री भी अपनी माँ की बात सुनकर इमोशनल हो गई और उससे अपनी शिवांगी दी की याद आने लगी। रणविजय ने कहा, नहीं आंटी, अब रोना नहीं है, अब सब कुछ अच्छा होगा और सही तरीके से होगा। मैं 2 दिन बाद ही वापस मुंबई लौट रहा हूँ और आप सभी भी मेरे साथ वापस मुंबई चलेंगे। मनोज जी ने कहा, इतनी जल्दी कैसे रणविजय। तो रणविजय ने कहा, मुझे अपनी बीवी का दिल भी तो जीतना है ना। अब क्या मैं यहाँ बार बार मसूरी जाकर उसका दिल लूँगा। रणविजय ने ये बात कुछ इस तरीके से कही थी कि मनोज जी को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, हम सब तुम्हारे साथ मुंबई वापस चलेंगे। फिर रणविजय ने कहा, पर मेरी बेटी को तो बता दो कि मैं ही उसका डैड हूँ, मुझे उसके मुँह से अपने लिए डैड सुनना है ना कि अंकल। रणविजय ने यह बात बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ कही तो श्री ने कहा, मैं कल ही उसे बता दूंगी कि तुम ही उसकी डैड हो। रणविजय ने अब थोड़ा जिद करते हुए कहा, नहीं श्री, मैं वेट नहीं कर सकता, तुम उसे अभी बताओ, मुझे उसके मुंह से अपने लिए डैड सुनना है। रणविजय का उतावलापन देखकर वसुधा जी ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, श्री, तुम शिवी को बता दो कि रणविजय ही उसके पिता है। मैं समझ सकती हूँ रणविजय के दिल की फीलिंग्स को। मनोज जी ने भी श्री से कहा, श्री बता दो, आखिर ये भी तो बाप है ना उसका। श्री ने कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। रणविजय अपनी एक्साइटमेंट छुपा ही नहीं पा रहा था। वो खुश होते हुए वसुधा जी से बोला, थैंक यू आंटी, आपकी बेटी मेरी नहीं मानती लेकिन आपकी ज़रूर मानती है। अब तो मुझे कुछ भी मनवाना हो तो मैं आपसे ही कहूँगा। वसुधा जी ने सालों बाद रणविजय को पहले की तरह ही देखा था। पहले भी रणविजय को अक्सर शिवांगी से कोई बात मनवानी होती थी तो वसुधा जी से ही कहता था। उन्होंने हंसते हुए रणविजय के चेहरे पर हाथ रखा और कहा, हाँ बच्चे, तुम्हें श्री से कोई बात मनवानी हो तुम मुझसे कहना, और पहले मेरी श्री का दिल तो जीत लो। रणविजय ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। आज उसका दिल जोरों से धड़क रहा था क्योंकि आज पहली बार उसका अंश उसे डैड कह कर जो पुकारने वाला था। ये फीलिंग ही कुछ अलग थी जिसे रणविजय शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। श्री जब रूम में आई तो सिवी बेड पर बैठकर अपनी टॉयज के साथ खेल रही थी। श्री मुस्कुराती हुई सिवी के पास आई और उसके पास बैठकर उसने प्यार से सिवी के बालों में अपनी उंगलियां फेरी तो सिवी ने सर उठाकर अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, मम्मा, ये देखो मेरी डॉल को मैंने कितने अच्छे से तैयार किया है ना, अब ये लग रही है ना ब्यूटीफुल। तो श्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, बिल्कुल मेरी शिवी की तरह। तभी रणविजय भी रूम के अंदर आ गया। रणविजय को देखकर शिवी खुश होते हुए बोली, अंकल आप आ गए, मैं आपका ही वेट कर रही थी, मुझे लगा
कहीं आप चले ना गए हो, कहकर शिवी खड़ी हुई और रणविजय की तरफ दोनों हाथ फैलाते हुए उसे गोद में लेने का इशारा करने लगी। रणविजय ने भी शिवी को अपनी गोद में ले लिया और प्यार से उसकी फॉरहेड को चूमते हुए कहा, मैं ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ के चला जाता, आखिर तुम्हें एक सरप्राइज भी तो देना था। कहकर रणविजय ने श्री की तरफ देखा। एक्साइटमेंट तो उसकी आंखों से और उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। श्री भी खड़ी हुई और रणविजय के पास आकर उसने शिवी की तरफ देखा और प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, शिवी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है बेटा। शिवी ने कहा, क्या मम्मा, क्या आप भी मुझे कोई सरप्राइज देने वाली हो? तो श्री ने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ, एक बिग सरप्राइज है तुम्हारे लिए। तो रणविजय ने कहा, श्री, पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी से इसे बताओ कि क्या बताना है। रणविजय के एक्साइटमेंट को देखकर श्री भी हैरान रह गई। वो भी आज के रणविजय में वही पुराना वाला रणविजय देख रही थी जो किसी वक्त बहुत ही खुश मिजाज हुआ करता था। उसने भी शिवी से कहा, शिवी, तुम्हें हमेशा ही एक शिकायत थी ना कि तुम्हारे डैड तुमसे मिलने क्यों नहीं आते और तुम अपने डैड को बहुत मिस करती हो। तो शिवी ने कहा, हाँ मम्मा, पता नहीं डैड मुझसे मिलने क्यों नहीं आते हैं, वो तो मुझसे प्यार भी नहीं करते। तो रणविजय ने कहा, नहीं शिवी, हर डैड अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे डैड भी करते हैं। तो शिवी ने रणविजय से कहा, आपको कैसे पता, क्या आप मेरी डैड से मिले हैं? तो श्री ने कहा, इन्हें सब पता है और ये तुम्हें भी बहुत प्यार करते हैं। तो शिवी ने कहा, हाँ मम्मा, ये वाले अंकल बहुत अच्छे हैं, काश कि यही मेरे डैड होते। तो श्री ने कहा, यही तुम्हारे डैड हैं शिवी, तुमसे मिलने इसलिए तो आए हैं। ये सुनकर शिवी ने हैरानी से रणविजय की तरफ देखा। वहीं रणविजय बड़ी सी स्माइल के साथ अपनी बेटी को देख रहा था। तभी शिवी ने उसे नीचे उतारने का इशारा किया। रणविजय हैरान रह गया कि शिवी ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। शिवी जिद करते हुए बोली, मुझे नीचे उतारिए ना, मुझे नहीं आना आपकी गोदी में। शिवी को ऐसे नाराज देखकर रणविजय थोड़ा परेशान हो गया। उसने शिवी को नीचे उतार दिया। वहीं श्री को भी शिवी का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। शिवी थोड़ी दूर जाकर अपने हाथ बांधे और मुंह फुलाए उनकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। रणविजय ने श्री की तरफ देखा जिसे पूछ रहा हो कि इसे क्या हुआ। तो श्री ने भी अपने कंधे उचकाते हुए कहा, पता नहीं क्या हुआ इसे, मुझे तो लगा था ये बहुत खुश होगी। तभी रणविजय शिवी के पास गया और घुटनों के बल उसके पास बैठते हुए कहा, बच्चे, क्या हुआ तुम्हें और तुम खुश नहीं हो ये जानकर कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। रणविजय ने जैसे ही शिवी के कंधे पर हाथ रखा तो शिवी ने अपना कंधा उचकाकर उसका हाथ हटाते हुए कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी है क्योंकि मैं आपसे गुस्सा हूँ। रणविजय ने पूछा, पर तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? तो शिवी ने पलट कर रणविजय की तरफ देखा और क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आपको मेरी बिल्कुल याद नहीं आती थी ना क्या? और आप मुझसे मिलने भी नहीं आते थे और आप 2 बार मुझसे मिले तब भी आपने मुझे नहीं बताया कि आप मेरे डैड हैं। आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। ये सुनकर रणविजय और श्री दोनों ही समझ गए कि उनकी छोटी सी बेटी अपने डैड से नाराज़ है। श्री ने रणविजय से कहा, अब तुम अपनी बेटी को मनाओ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहकर श्री रूम से बाहर चली गई। उसने दोनों बाप बेटी को अकेला छोड़ना ही सही समझा। रणविजय ने हंसते हुए श्री को अपने सामने किया और उसके फूले हुए गालों को पिंच करते हुए कहा, अरे मैं तो 2 बार तुम्हारे सामने आया पर तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। मैं तो ये देखना चाहता था कि मेरी बेटी मुझे पहचान पाती है कि नहीं, पर तुम तो फेल हो गई, इसलिए मुझे खुद यहाँ आकर तुम्हें बताना पड़ा। तो शिवी ने कहा, पर मैंने तो आपको देखा भी नहीं था, आपकी तो कोई फ़ोटो भी नहीं थी मेरे पास, तो मैं आपको कैसे पहचानती। शिवी की बात सुनकर रणविजय को शिवी के लिए बहुत बुरा फील हुआ कि उसकी छोटी सी बेटी अपने डैड को कितना मिस करती थी, उससे मिलने के लिए कितना तड़प रही थी। उसने एक बार फिर से शिवी को अपनी गोद में ले लिया और प्यार से कहा, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, अब तुम और तुम्हारी माँ हमेशा साथ रहेंगे। रणविजय आज बहुत खुश था क्योंकि आज पहली बार उसके दिल में एक बाप वाली फीलिंग आ रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी लाइफ में ये खुशी कई साल पहले ही आ चुकी थी, पर सिर्फ उसकी गलती की वजह से वो इस खुशी से वंचित रह गया था। रणविजय शिवी को गोद में लेकर वहीं बेड पर ही बैठ गया और हेड रेस्ट से टेक लगाए वो शिवी के सिल्की बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगा। शिवी भी किसी बंदरिया की तरह अपने डैड के सीने से लगी हुई थी और वैसे ही लेटे हुए रणविजय से बातें भी कर रही थी। रणविजय को उसकी लैंग्वेज को और उसकी क्यूट सी बातों को सुनकर बड़ी हंसी आ रही थी और ढेर सारा प्यार भी।
कब बातें करते करते शिवी रणविजय के ऊपर ही सो गई, उसे पता ही नहीं चला। रणविजय ने जब देखा कि शिवी भी अब सो चुकी है तो उसने धीरे से शिवी को साइड में ही बेड पर लेटा दिया और अपने एक हाथ पर अपना सर टिकाए वो धीरे धीरे उसकी बैक को सहला रहा था। शिवी सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी और वहीं रणविजय आंखों में ढेर सारा प्यार लिए अपनी क्यूट सी बेटी को देख रहा था। तभी रूम का डोर एक बार फिर ओपन हुआ और श्री के अंदर आते हुए कहा श्री ने अंदर आते हुए कहा इससे पहले कि श्री कुछ कहती रणविजय ने उसे चुप रहने का इशारा किया। श्री ने देखा कि शिवी सो चुकी है। श्री को सोते देखकर श्री ने एक राहत भरी सांस ली क्योंकि वो जानती थी कि अगर शिवी जाग रही होती तो रणविजय को वहाँ से नहीं जाने देती। रणविजय ने शिव को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया और उसके फॉरहेड को चूमकर बेड से खड़ा हो गया। फिर श्री की तरफ बढ़ गया और कहा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्री ने एक नज़र शिवी की तरफ देखा और फिर रणविजय से कहा यहाँ नहीं, चलो मेरे साथ। रणविजय ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वो भी श्री के साथ पीछे पीछे रूम से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद रणविजय और श्री दोनों ही टेरेस पर खड़े हुए थे। श्री काफ़ी देर से चुप थी, वो अपने हाथ बांधे सामने की तरफ देख रही थी। रणविजय भी उसके बगल में ही खड़ा हुआ था और अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डाले सामने की तरफ देखते हुए श्री के कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। रणविजय ने श्री की तरफ देखा और पूछा क्या हुआ, क्या सोच रही हो? श्री ने गहरी सांस ली और फिर रणविजय की तरफ देखते हुए कहा हमारे पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, क्या आपको लगता है कि हम एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन रख सकते हैं? श्री की बात सुनकर रणविजय समझ गया कि वो आखिर क्या कहना चाहती है। उसने कुछ सोच कर कहा जानता हूँ कई सारी कड़वी यादें हैं हमारे पास, लेकिन हम साथ में रहकर खूबसूरत यादें भी बना सकते हैं, या कह सकते हैं कि सब कुछ नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। श्री ने पूछा कैसे करोगे नई शुरुआत? रणविजय ने कहा मैं वही करूँगा जो मैंने नीचे अंकल आंटी के सामने कहा है, तुम्हारा दिल जीत लूँगा और फिर तुमसे शादी करूँगा। श्री ने हैरानी से कहा क्या तुम्हें ये सब इतना नॉर्मल लगता है रणविजय? तो रणविजय ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा हाँ, ये सब हो सकता है अगर दिल से कोशिश की जाए, और मैं तुम्हें तब तक शादी के लिए मनाता रहूँगा जब तक कि तुम मुझसे शादी करने के लिए मान नहीं जाती हो। आखिर अपनी बीवी और अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकता है ना? ये रणविजय चौहान। रणविजय की बातें श्री को कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगी कि रणविजय उसे मनाने के लिए सारे एफर्ट लगाने को तैयार है। आज रणविजय की बातें उसे एहसास दिला रही थी कि हाँ, उसकी लाइफ में श्री की कुछ अहमियत है, लेकिन फिर भी श्री ये बात अपने चेहरे से जता नहीं रही थी क्योंकि उसने भी सोच लिया था कि वो रणविजय को बहुत परेशान करने वाली है और इतनी आसानी से भी शादी के लिए हाँ नहीं बोलेगी। इसलिए उसने रणविजय से कहा ठीक है, पर मैं फिर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रहूँगी। रणविजय ने कन्फ्यूजन से पूछा पर क्यों? ठीक है, हम दोबारा शादी करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है श्री कि तुम मेरी बीवी नहीं हो और मुझे अपनी बीवी और बेटी के साथ रहना है। श्री ने अपने हाथ बांधते हुए कहा अभी तुमने क्या कहा रणविजय कि तुम मुझे मनाओगे और फिर शादी होगी? तो अब मैं चाहती हूँ कि पहले तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ। अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी हो गई और तुम एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह मेरे सारे नखरे उठाने को तैयार हो, तब मैं तुमसे शादी के लिए सोचूंगी। आखिर तुमने भी तो जिस तरह से मुझसे शादी की, मेरी भी तो अपनी इच्छा अधूरी रह गई है ना। मैं भी चाहती हूँ मैं भी अपना कोई बॉयफ्रेंड बनाऊँ, उसके साथ डेट पर जाऊँ, उसे अपनी दुनिया भर के नखरे दिखाऊँ और बाद में फिर उससे शादी करूँ। और तुम्हें पता है, अपनी शादी को लेकर मेरे बहुत सारे सपने थे जो कभी पूरे ही नहीं हुए। सोच कर श्री उदास हो गई। वाकई में उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बहुत तकलीफ़ों से भरा था और हर लड़की की तरह श्री ने भी कई सारे सपने देखे थे जो कभी पूरे नहीं हो पाए, लेकिन अब वो चाहती थी कि रणविजय श्री के उन सपनों को पूरा करे। रणविजय समझ गया श्री क्या क्या कहना चाहती है। उसने श्री के चेहरे को अपनी हथेली में भरा और कहा ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं तुम्हारी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ भर दूंगा कि तुम्हें अपनी पास्ट की कोई भी बुरी बात परेशान नहीं करेगी। तुम्हारे पास सिर्फ अच्छी यादें होंगी, तुम्हारी और मेरी। कहकर रणविजय ने प्यार से श्री के माथे को चूम लिया। फिर उससे कहा 2 दिन बाद ही हम लोग मुंबई के लिए चल रहे हैं। श्री ने कहा तुम पहले चले जाओ, हम बाद में आ जाएंगे ना। तो रणविजय ने उसके गाल को पिंच करते हुए कहा इस बार मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लूँगा, तुम मेरे साथ ही चलोगी। पता चला मैं यहाँ से गया और तुम वापस यहाँ से कहीं गायब हो गई।
रणविजय ने ये बात कुछ इस तरह से कही थी कि श्री को हंसी आ गई। उसने रणविजय से कहा, ठीक है, हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे, लेकिन मेरी बात याद रखना कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूंगी, ना कि तुम्हारे साथ, और तुम वहां जाकर मुझसे कोई जिद नहीं करोगी। रणविजय ने कहा, ओके मैम साहब, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। अब चलता हूँ। मेरी मॉम को भी ये न्यूज़ सुनानी है कि मैं उनकी बहू और उनकी पोती को वापस लेकर आ रहा हूँ। और यकीन मानो, मॉम मॉम तो ये सुनकर खुश ही हो जाएंगी कि वो दादी बन चुकी हैं। तभी श्री को कुछ याद आया। उसने कहा, और दादी, वो भी बहुत खुश होंगी ना, आखिर वो परदादी बन गई हैं। श्री की बात सुनकर रणविजय के फेस पर थोड़ी उदासी आ गई। श्री ने रणविजय को सैड होते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ, दादी ठीक तो है ना? रणविजय ने थोड़ी उदास भरी लहजे में कहा, वो अब नहीं है। 2 साल पहले ही वो काफ़ी बीमार हो गई थी, जिसमें वो हम सबको छोड़कर चली गई। ये सुनकर श्री को धक्का सा लगा, क्योंकि वो दादी से बहुत अटैच थी। वो रूंधे गले से बोली, दादी चली गई? मैं उनसे कभी मिल भी नहीं पाई। कहते हुए श्री रोने लगी। रणविजय ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, श्री मत रो, दादी तुम्हें वैसे बहुत याद करती थी और उन्होंने मुझे कहा था श्री जहाँ भी हो मैं उसे ढूंढ कर लेकर आऊँ, और दादी ही चाहती थी कि मैं श्री को उसके हिस्से की सारी खुशियाँ दूँ। श्री काफ़ी देर तक रणविजय के सीने से लगी रोती रही। उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि आखिरी वक्त में वो दादी से मिल नहीं पाई। उसे दादी का वो प्यार, वो केयर सब याद आ रहा था। रणविजय ने किसी तरह से श्री को संभाला और उसकी बैग को सहलाते हुए कहा, खुद को संभालो श्री, दादी जहाँ भी होंगी अब वो हमें देखकर खुश होंगी कि मैंने उनकी श्री को ढूंढ लिया, और अब मैं तुम्हें ढेर सारी खुशियाँ दूंगा। अब देख लेना, तभी शौक में बैठी हुई या फिर भर कर आशीर्वाद देंगे, हो सकता है उनके आशीर्वाद से हमारे 2000 बच्चे और हो जाएंगे। ये सुनकर श्री ने सर उठाकर रणविजय की तरफ देखा और उसके सीने पर मारते हुए कहा, मैं यहाँ रो रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तो रणविजय ने हंसते हुए कहा, अब ये मजाक किसी और के साथ तो नहीं कर सकता ना। चलो अब रोना बंद करो, वरना तुम्हारे पेरेंट्स कहेंगे कि पता नहीं मैंने अब क्या टॉर्चर किया है तुम्हें। पता चला तुमसे शादी करने की परमिशन दे ही ना। रणविजय की बात पर श्री की फेस पर स्माइल आ गई। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, चलो अब चलते हैं नीचे। कुछ देर बाद रणविजय श्री के पेरेंट्स से मिलकर वहाँ से चला गया। उसका मन तो बिल्कुल भी नहीं था, पर अब उसे यहाँ पर सारे काम जल्द से जल्द निपटाने थे ताकि वो अपनी फैमिली को अपने साथ ले जा सके। वहीं दूसरी तरफ निकू किचन की तरफ जा रही थी कि तभी तरुण, जो अभी कुछ देर पहले ही वहां आया था, उसने आवाज़ देकर निकू को अपने पास बुलाया। निकू, मेरे पास आओ। निकू ने तरुण की तरफ देखा और अपने कदम तरुण की तरफ बढ़ा दिए और जाकर तरुण के सामने खड़ी हो गई। तरुण ने निकू से कहा, देखो मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, मेरे साथ चलो। निकू तरुण के पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। तरुण अपने कमरे में आया और अपनी शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करके वहीं सोफे पर ही बैठ गया। निकू उसके सामने ही खड़ी हुई थी। तरुण ने निकू से कहा, खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। निकू वहीं आलती पालती मार कर तरुण के सामने ही फर्श पर बैठ गई। तरुण ने कहा, अरे इस सोफे पर बैठने के लिए कहा है, नीचे क्यों बैठी हो? तो निकू ने कहा, कोई बात नहीं, आप बताइए आपको क्या बात करनी थी? तो तरुण ने कहा, पहले ऊपर आकर बैठो। निकू ने कहा, नहीं मैं यही ठीक हूँ, आप मुझे बताइए आपको क्या बात करनी है? तरुण ने उसे कुछ पल देखा और फिर कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें ये बताने वाला था कि हम लोग 2 दिन बाद ही मुंबई जाने वाले हैं, तो मैं तुम्हें कुछ बातें समझा देना चाहता हूँ ताकि तुम उसका ध्यान रखो। निकू ने पूछा, कौन सी बात? तो तरुण ने कहा, वहाँ पर तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है कि हम दोनों की शादी हो गई है। तुम बिल्कुल ऐसे रहोगी जैसे कोई कुंवारी लड़की रहती है, समझी? मेरा मतलब समझ गई हो ना? निकू ने कहा, कोई कुंवारी लड़की रहती है मतलब मैं सिंदूर नहीं लगाऊंगी और ये मंगलसूत्र भी नहीं पहनूंगी? तो तरुण ने कहा, हाँ तुम्हें ये सब हटाना होगा। तो निकू ने परेशान होते हुए कहा, पर मैं ये सब कैसे हटा सकती हूँ, ये तो पाप होता है ना जी। तरुण ने कहा, तुम क्या जमाने भर की बात कर रही हो निकू? किस जमाने की बात कर रही हो? इस टाइम में ये सब बातें मायने नहीं रखती हैं। लाओ तुम्हारा मंगलसूत्र मुझे दो। कहकर तरुण ने जैसे ही निकू के गले से मंगलसूत्र हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, निकू जल्दी से पीछे खिसकते हुए बोली, नहीं मैं इसे नहीं उतारने दूंगी, अगर आपने इसे उतारा तो आप पर कोई मुसीबत आ सकती है। तरुण ने हैरानी से कहा, ये कैसी स्टूपिड जैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और वहाँ पर ये मंगलसूत्र पहले पहन के
घूमोगी तो सभी लोग सवाल नहीं पूछेंगे ये किसका है? तो निकू ने रुआसा होते हुए कहा, तो आप बोल देना कि मैं शादीशुदा हूँ। तरुण ने कहा, और अगर कोई पूछेगा तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है तब? तो निकू ने कहा, आप कोई भी बहाना बना देना, पर मैं इसे नहीं हटाऊंगी। निकू की जिद देखकर तरुण को अब गुस्सा आने लगा। उसने थोड़ा सा शक्ति से कहा, निकू जो मैंने कहा है वो करो, लाओ मंगलसूत्र हटाओ। कहकर तरुण सोफे से खड़ा हुआ और निकू की तरफ बढ़ने लगा। निकू पीछे की तरफ खिसकते हुए बोली, नहीं मैं नहीं उतारूंगी इसको, ये पाप होता है, कोई भी शादीशुदा लड़की इसे नहीं हटा सकती। तरुण अब इरिटेट हो रहा था निकू की बातें सुनकर। उसने झुककर जैसे ही निकू के गले से मंगलसूत्र को पकड़कर हटाना चाहा, निकू ने उसके हाथ को पकड़ लिया और रोने लगी। प्लीज़ मैं आपके आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप इसे मत हटाइए। निक्कू की आंखों में आंसू देखकर तरुण के हाथ वहीं के वहीं रुक गए। निक्कू की नम आंखों को देखकर तरुण का दिल अब पिघलने लगा और उसने निक्कू के गले का मंगलसूत्र छोड़ दिया और खड़े होकर अपने बालों में हाथ फेर कुछ सोचने लगा। फिर कुछ सोच कर निक्कू से कहा, खड़ी हो। निक्कू चुपचाप खड़ी हो गई, पर उसने अपने गले के मंगलसूत्र को अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। उसे डर था कि तरुण उसके गले का मंगलसूत्र हटा दे। तरुण ने कुछ सोच कर कहा, ठीक है, पर वहाँ किसी को यह मत बताना कि यह मंगलसूत्र और यह मांग का सिंदूर मेरे नाम का है। मैं बोल दूंगा तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़कर कहीं चला गया है, ठीक है ना? और याद रखना यह बात बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना मैं खुद तुम्हारी मांग का सिंदूर और मंगलसूत्र हटा दूंगा। निकू ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तरुण ने कहा, ठीक है, तो अब जाने के लिए अपनी पैकिंग कर लेना। 2 दिन बाद सारी पैकिंग हो चुकी थी। श्री थोड़ा सा इमोशनल भी थी क्योंकि इस घर में उसकी बेटी शिवी का बचपन बीता था, इसलिए इस घर को छोड़ते हुए वो थोड़ी सी सैड हो रही थी। मनोज जी ने अपनी बेटी के चेहरे की उदासी को देखा और कहा, श्री बेटा उदास मत हो, बल्कि खुश हो कि तुम अब अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने वाली हो। श्री ने कहा, पर पापा आपको याद है ना, इसी घर में मेरी बच्ची पहली बार आई थी और इस घर के हर कोने में उसकी बचपन की यादें बसी हुई है। तो बशुता जी ने कहा, श्री हम इन यादों को छोड़ कर जा रहे हैं नई यादों को बनाने के लिए। और बेटा वैसे भी ये घर कहाँ जाने वाला है, ये घर तो हमारा ही है ना, जब भी तुम्हारा मन हो तुम यहाँ आ सकती हो। श्री ने कहा, आप सही कह रही हैं माँ, अब वक्त नई यादों को बनाने का है। तभी शिवी टेडी बियर पकड़े हुए नीचे आई और बोली, मम्मा मेरे सारे खिलौने रख लिए ना आपने, कुछ रह तो नहीं गया? श्री ने कहा, बच्चे सब कुछ रख लिया है। फिर श्री ने दरवाजे की तरफ देखा और कहा, मम्मा डैड अभी तक आए नहीं, वो तो हमें लेने आने वाले थे ना अभी। श्री उसकी बात का जवाब देती तभी मेन डोर की बेल बजी। श्री ने कहा, लो आगे तुम्हारे डैड। श्री जल्दी से भागती हुई मेन डोर के पास गई और मेन डोर के लॉक को खोलने की कोशिश करने लगी। श्री के एक्साइटमेंट को देखकर मनोज जी, श्री और वसुधा जी तीनों के ही फेस पर स्माइल आ गई। वसुधा जी ने कहा, अरे रुको शिवी, मैं खोलती हूँ। वसुधा जी ने जाकर मेन डोर ओपन किया तो सामने ही रणविजय खड़ा हुआ था। रणविजय को देखकर शिवी तो जल्दी से उसके पैरों से चिपक गई। डैड मैं कब से आपके आने का इंतज़ार कर रही थी, आपने इतनी देर क्यों कर दी? अपनी बेटी को देखकर रणविजय ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और कहा, सॉरी बाबा, वो थोड़ा सा काम था ना, उसे निपटाने में देर हो गई। वैसे तुम रेडी हो ना मेरे साथ चलने के लिए? तो शिवी ने खुश होते हुए कहा, हाँ डैड, मैंने सारे टॉयज़ भी रख लिए हैं और सारी पैकिंग भी कर ली है। फिर रणविजय ने अंदर आते हुए कहा, श्री से कहा, श्री सब कुछ रेडी है ना? श्री ने कहा, हाँ सब कुछ रेडी है। तो मनोज जी ने कहा, रणविजय क्या तुमने कादम्बरी जी को इन्फॉर्म कर दिया है? तो रणविजय शिवी को लेकर वहीं सोफे पर बैठ गया और कहा, हाँ अंकल, मैंने मॉम को कंफर्म कर दिया है, बल्कि वो तो बेसब्री से अपनी बहू और अपनी पोती से मिलने का इंतजार कर रही हैं। तभी रणविजय के आदमी एक एक कर उन सब का सामान बाहर की तरफ ले जाने लगे। कुछ ही देर में वो लोग वहाँ से चल दिए। श्री जब रणविजय के साथ बाहर आई उस वक्त तरुण अपनी गाड़ी में बैठे हुए ही उन सबके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। तरुण के बगल में ही निक्कू भी बैठी हुई थी, वो भी बहुत एक्साइटेड थी शहर जाने के लिए। निक्कू कभी भी मसूरी से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए वो भी बहुत खुश हो रही थी कि वो बाहर की दुनिया देखेगी। मुंबई। एक लंबी सफ़र के बाद सभी लोग मुंबई पहुंच चुके थे। कादम्बरी जी चौहान हवेली में बेसब्री से रणविजय, श्री और श्री के आने का वेट कर रही थी। वो सुबह से ही सभी नौकरों को इंस्ट्रक्शन दिए जा रही थी, सारे काम जल्दी जल्दी करो और खाना सारा रेडी है ना, किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। और सरिता पूजा की थाली रेडी है ना? देखो मेरी बहू इतने सालों बाद घर लौट रही है,
और मेरी पोती तो पहली बार घर आ रही है, तो मैं सबसे पहले उसकी आरती उतारूंगी, उसके बाद उसका गृह प्रवेश करूंगी। कादम्बरी जी ये सारी बातें कर ही रही थी कि तभी सर्वेंट जल्दी से भागता हुआ आया और कहा, मालकिन वो लोग आ गए हैं। ये सुनकर कादम्बरी जी के फेस पर बड़ी सी चमक आ गई। उन्होंने उस सर्वेंट से कहा, जल्दी से सभी लोगों को बोलो उनका स्वागत करने के लिए। कुछ देर में कादम्बरी जी मेन गेट पर खड़ी हुई अपने बेटे और बहू के अंदर आने का वेट करने लगी। अपने बेटे और बहू को देख कादम्बरी जी के आंखों में आंसू आने लगे, पर वो आंसू खुशी के थे। जब उन्होंने नन्ही सिवी को रणविजय की गोद में देखा तो उनका दिल चाहा कि वो जल्दी से अपनी पोती को अपने सीने से लगा ले। उनके पीछे पीछे ही बाकी सभी लोग भी आ गए थे। कादम्बरी जी ने रणविजय और श्री से कहा, तुम दोनों यहीं रुको, पहले मैं तुम्हारी आरती उतारती हूँ। ये कहकर कादम्बरी जी ने अपना मैड की तरफ देखा। मैड ने आरती की थाली कादम्बरी जी के हाथ में पकड़ा दी। कादम्बरी जी ने दोनों की आरती उतारी और बारी बारी से उन तीनों को टीका लगाया। फिर आरती की थाली अपनी मैड को पकड़ाते हुए रूंधे हुए गले से कहा, श्री मेरी बच्ची आ जाओ, मेरे गले से लग जाओ। कादम्बरी जी को देखकर श्री भी इमोशनल हो गई और जल्दी से वो कादम्बरी जी के गले लग गई और रोते हुए बोली, माँ आप कैसी हैं? कादम्बरी जी भी ने रोते हुए कहा, कैसी होती मेरी बच्ची, मुझे तो तुम छोड़कर चली गई और तुम्हें पता है माँ जी भी तुम्हें बहुत याद करती थी। दादी का जिक्र सुनकर श्री का रोना भी बढ़ गया। उसने कहा, माँ मैं मजबूर थी, पर अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कादम्बरी जी ने श्री को खुद से दूर किया और प्यार से उसके फॉरहेड को चूमते हुए कहा, और अब मैं तुम्हें दूर जाने भी नहीं दूंगी, और अब अगर तुमने ऐसी हरकत की ना तो पक्का मैं तुम्हारी मार लगाऊंगी। अपनी माँ को रोते देखकर शिवी ने रणविजय से पूछा, डैड मम्मा रो क्यों रही हैं? और ये आंटी कौन है जो मेरी मम्मा की मार लगाने की बात कर रही हैं? शिवी की बात सुनकर श्री को हंसी आ गई। वहीं रणविजय ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बेटा इन्हें आंटी नहीं दादी कहो, ये तुम्हारी दादी हैं। वहीं कादम्बरी जी ने भी प्यार से अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, हाँ बच्चे मैं तुम्हारी दादी हूँ, आओ मेरे सीने से लग जाओ। रणविजय ने शिवी को कादम्बरी जी के गोद में बैठा दिया। कादम्बरी जी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसका सर चूमते हुए कहा, मेरी क्यूट सी पोती, तुम्हारे आने का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मैंने जब से सुना है कि मेरी पोती भी है, मुझसे इंतज़ार ही नहीं हो रहा था। तो शिवी ने अपना छोटा सा सर उठाकर कादम्बरी जी की तरफ देखा और कहा, आपको मेरी याद आ रही थी तो आप मुझसे मिलने मसूरी क्यों नहीं आई? डैड भी नहीं आए। अब कादम्बरी जी उसकी बात पर कुछ बोलती कि उससे पहले ही श्री ने कहा, शिवी सारे क्वेश्चन आज ही पूछ लोगी क्या अपनी दादी से? चलो अब मेरे पास आओ। श्री ने शिवी को अपनी गोद में ले लिया। फिर कादम्बरी जी एक एक कर सभी से मिली। जब कादम्बरी जी की नज़र निकू पर गई तो उन्होंने तरुण से पूछा, ये कौन है? तो तरुण ने एक नज़र निकू की तरफ देखा जो उसके पीछे ही खड़ी हुई थी। तरुण ने कहा, अरे बुआ जी ये तो निकू है। वो क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंसी हुई थी, इसलिए हम इसे अपने साथ ले आए। तो कादम्बरी जी ने उसके गले में मंगलसूत्र सिंदूर देखा और कहा, निकू शादीशुदा है, उसका पति कहाँ है? तो तरुण ने कहा, इसका पति इसे छोड़कर चला गया। अब ये बेचारी अकेली क्या करती, इस वजह से हम इसे यहाँ ले आए। और मैंने सोचा अब इसकी उम्र भी कम है और वैसे भी अगर ये अकेली वहाँ रहती तो आप जानती हैं ना कि दुनिया कैसी है। तरुण ने श्री को भी यही कहानी सुनाई थी। बाकी निकू ने तो कुछ भी नहीं कहा था, तो वो चुपचाप थी क्योंकि तरुण ने उसे धमकी जो दी थी कि अगर वो सच सबको बताएगी तो उसके गले का मंगलसूत्र तरुण ले लेगा। इस वजह से रणविजय ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि वो भी जानता था कि ये शादी ज़बरदस्ती हुई है, इसमें निकू और तरुण दोनों की मर्जी शामिल नहीं थी। और वैसे भी निकू की उम्र काफ़ी कम थी, इसलिए वो चाहता था कि निकू पढ़े लिखे और अपने पैरों पर खड़ी हो, ना कि अभी से शादी जैसी जिम्मेदारी में फंस कर रह जाए। तभी तरुण ने कहा, बुआ जी अब दरवाजे पर ही खड़ा रखोगी? बड़ी दूर से आए हैं हम लोग, थके हुए भी हैं, तो चलो आराम से अंदर बैठकर बातें करते हैं। आज तो शिवी की खुशी देखते ही बन रही थी। वो तो पूरे घर में उछलती कूदती फिर रही थी। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर श्री भी बहुत खुश थी। वहीं रणविजय को तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे पूरी दुनिया की खुशियाँ मिल गई हो। रात का डिनर करने के बाद मनोज जी ने कहा, अच्छा कादम्बरी जी हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। कादम्बरी जी ने कहा, भाई साहब आप लोग यहीं रुक जाइए, कल सुबह चले जाइएगा। तो मनोज जी ने कुछ कहना चाहा, तभी रणविजय ने कहा, हाँ अंकल माँ ठीक कह रही हैं, वैसे भी आपके घर में सारा सामान एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा। आज रात में ही सारा सामान वहाँ सेट हो जाएगा।
आप सुबह जाकर वहाँ सब देख लीजिएगा। सभी को रणविजय की ये बात सही लगी, इसलिए उन सभी ने वहीं रहने का फैसला किया। वहीं कादम्बरी जी ने श्री से कहा, श्री तुम एक बार मेरे रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्री ने कहा, ठीक है माँ, कहकर वो उनके रूम में चली गई। कुछ देर बाद कादम्बरी जी श्री के सामने बैठी हुई थी। वहीं श्री कादम्बरी जी के कुछ बोलने का वेट कर रही थी। कुछ देर बाद कादम्बरी जी ने कहा, तो क्या तुमने फैसला ले लिया है कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ जाकर रहोगी? तो श्री ने कहा, हाँ माँ, और मैंने ऐसा क्यों किया ये तो आपको बता ही दिया है ना। तो कादम्बरी जी ने कहा, ऐसा तो तुम यहाँ रहकर भी कर सकती हो ना। तो श्री ने कहा, आपको लगता है कि मेरे यहाँ रहने से आपके बेटे अपनी मनमानी नहीं करेंगे? श्री का इशारा समझकर कादम्बरी जी को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, कह तो तुम ठीक रही हो, कोई बात नहीं श्री, तुम्हारी ये माँ तुम्हारे साथ है। मुझे पता है कि मेरी बेटी बहुत समझदार है, वो कोई भी फैसला ऐसे ही नहीं लेगी। वहीं दूसरी तरफ शिवी रणविजय के बगल में ही बेड पर उछल कूद कर रही थी। रणविजय भी उसे बिल्कुल रोक टोक नहीं कर रहा था। उसे तो बड़ा अच्छा लग रहा था शिवी की ऐसी हरकतें देखकर। वो हेड रेस्ट से टैग लगाए अपना फ़ोन भी स्क्रॉल कर रहा था और बीच बीच में शिवी को भी देख रहा था। वो बीच बीच में शिवी को इंस्ट्रक्शन भी दे रहा था कि कहीं वो उछल कूद करते हुए बेड के किनारे ना चली जाए। शिवी जब काफ़ी देर तक खेल कर थक गई, फिर उसने अपनी डैड के ऊपर बैठते हुए कहा, डैड मुझे अब नींद नहीं आ रही है, मुझे सोना है। रणविजय ने फ़ोन साइड में रखते हुए कहा, तो ठीक है सो जाओ बेबी। कहकर रणविजय ने उसका सर अपनी सीने से लगा लिया और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ देर तक शिवी ऐसे ही लेटी रही। फिर उसने वापस छोटा सा सर उठाकर रणविजय की तरफ देखा और कहा, डैड कोई स्टोरी तो सुनाइए, मुझे स्टोरी सुने बिना नींद नहीं आती। तो रणविजय ने कहा, स्टोरी? मुझे स्टोरी सुनाना नहीं आता? तो शिवी सीधी बैठती हुई बोली, मम्मा को तो इतनी सारी स्टोरी आती है, फिर आपको क्यों नहीं आती है? क्या आपको आपकी मम्मा स्टोरी नहीं सुनाती थी? रणविजय ने कहा, मुझे याद नहीं है। वैसे तुम किस टाइप की स्टोरी सुनती हो? शिवी ने कहा, मुझे प्रिंसेस वाली स्टोरी पसंद है। अब आप मुझे स्टोरी सुनाइए ना। रणविजय ने मन ही मन कहा, प्रिंसेस वाली स्टोरी? मुझे तो कोई भी स्टोरी नहीं आती है, प्रिंसेस वाली कहाँ से सुनाऊँ? शिवी ने फिर कहा, अगर आप मुझे स्टोरी नहीं सुनाओगे तो फिर मैं जा रही हूँ मम्मा के पास, मैं उनके पास सोऊंगी। रणविजय ने कहा, अच्छा ओके ओके ओके, मैं सुनाता हूँ। फिर कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत सी प्रिंसेस की स्टोरी सुनाता हूँ, सुनोगी ना? शिवी ने कहा, प्रिंसेस तो सारी खूबसूरत ही होती है ना? तो रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा, पर मेरी वाली प्रिंसेस बहुत ही खूबसूरत है। चलो अब तुम आराम से अपनी आंखें बंद करो और मेरी स्टोरी पर फोकस करो। शिवी ने वैसा ही किया। वो अपनी आंखें बंद किए वापस रणविजय के सीने पर सिर रखे लेट गई। रणविजय ने कुछ सोचते हुए कहा, पता है शिवी, एक बार एक प्रिंसेस थी, बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी आंखों की वो एक अलग ही तरह की खूबसूरत थी। उसे भी दिन भर उछल कूद करना बहुत पसंद था और बात बात में उसे रूठना भी आता था, लेकिन फिर छोटी छोटी बातों पर वो खेल खिलाकर हंसने भी लगती थी। दरअसल रणविजय की सारी बातें श्री को इमेजिन करके बोल रहा था, वो भी तब की बातें जब श्री सिर्फ 17 साल की थी और रणविजय से शुरू में मिली थी। श्री का स्वभाव ऐसा ही था, बहुत ही चुलबुला, जिसे याद कर रणविजय के फेस पर स्माइल आ गई। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।